अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, मतलब तनख्वाहदार शख्स हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपने टैक्स रिटर्न 2026 की कैसे फाइल करनी है, उससे पहले कौन कौन सी रिपोर्ट बनानी है और उसको किस तरीके से चेक करना है, रिकंसाइल करना है और आईआरएस पे जाके जो डाटा है किस तरीके से रिपोर्ट करना है, जीपी फंड क्या होता है, किस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड है उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कहाँ पे उसको रिपोर्ट करना है, किस डेट का लेना है, क्या गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन भी लेनी है, सारे का सारा बैलेंस लेना है। आज के इस लेक्चर में जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उनको ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ये भी सीखेंगे कि आईआरएस पे हमने इसकी फाइलिंग कैसे करनी है। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें वही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि टैक्स ईयर 2026 की जो टैक्स रिटर्न का फॉर्म है वो ओपन कर दिया गया है और उसमें बेशुमार जो चेंजिंग भी आई, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सैलरी के ऊपर है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि जो आपकी सैलरी स्लिप है वहाँ पे आपने एक एक्सेल के अंदर या किसी भी पेज पे इस तरीके से पूरी जो आपकी स्लिप है, यानी कि पूरी 12 महीने का जो डाटा है उसको इस तरीके से ड्रा करना है। याद रखें, मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये जो टैक्स रिटर्न है ये तुक्के की बेस पे फाइल नहीं करनी चाहिए। कितने पैसे बैंक में आए हैं, इतनी सैलरी होगी, आपके पीछे एक आप उसके साथ एक बेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो बेस डॉक्यूमेंट क्या है कि अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, जीपी फंड की कितनी डिडक्शन हुई है आपकी सैलरी से, टैक्स कितना कटा है, ग्रुप इंश्योरेंस कितनी है, इसके अलावा दूसरा जो गवर्नमेंट फंड है, बी फंड है, वो कितना है, अदर कोई डिडक्शन है तो वो क्या है, और नेट सैलरी आपके बैंक में कितनी आई। ये जो सैलरी होती है ना, ये आपके बैंक अकाउंट में आती है क्योंकि सारी चीजें डिडक्ट करने के बाद ये अमाउंट आ जाती है। ये जो जीपी फंड होता है ये आपकी सैलरी से कटता है लेकिन आपको बाद में मिलता है। इसको भी देखेंगे कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है। इसके ऊपर भी काफी ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि इसकी रिपोर्टिंग टोटल करनी है। ये भी सारा कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे कि इसकी हमने रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ये टैक्स है, इसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, ग्रुप इंश्योरेंस क्या एसेट है या ये हमारा जो है एक्सपेंस है, ये भी डिस्कस करेंगे। और बी फंड जो है ये कहाँ पे रिपोर्ट करना है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। 5 से 10 मिनट में कोशिश करेंगे सारे लेक्चर को कंप्लीट करें, लेकिन इसको देखने के बाद अगर आपकी सिंपल रिटर्न है तो बड़ी आप इजीली फाइल कर सकेंगे। मैंने सिर्फ सैलरी का कॉन्सेप्ट रखा है, बाकी अगर कोई प्रॉपर्टी है या कोई गाड़ी परचेज हुई है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल एक चीज बन जाती है जिसपे टाइम भी लगता है। तो ये हम सिंपल सैलरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टैक्स पेयर है जिनका जो बैलेंस आ रहा है, जैसे पिछली टैक्स रिटर्न से 6.2 मिलियन का जो बैलेंस है पिछली टैक्स रिटर्न से आप उठा लेंगे। ये कहां से बैलेंस लिया जाएगा, ये मैंने टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन किया, पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटी में जाएं तो वहां पे कैश एंड बैंक बैलेंस आ रहा है 6235, वहां पे जाके ये जो अमाउंट है आप उठा लेंगे। ये इनका बैंक बैलेंस आ रहा था। अब ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने क्या कमाया, इनकी सैलरी इनकम है, तो यहाँ पे 2297407 आप उठाएंगे ग्रॉस वाली अमाउंट। तो ये ग्रॉस वाली क्यों अमाउंट ली, क्योंकि आपकी ग्रॉस सैलरी तो यही है, उसके बाद बाकी डिडक्शन होती है, ये सारी तो डिडक्शन है। तो नेट सैलरी आपने नहीं लेनी, आपने ग्रॉस सैलरी लेनी है। डिडक्शन नीचे जाके सेपरेट रिपोर्ट होगी। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने 29,74,000 रुपया कमाया सैलरी की फॉर्म में, उसमें से 12 लाख के इनके खर्चे हो गए और बाकी ये टैक्स हो गया। ये क्या है, 3,43,322। ये कौन कौन सी अमाउंट आप लेंगे, एक अमाउंट आपकी आएगी ये जो लिखी हुई है 2,94,000, एक अमाउंट तो आपकी ये आ गई। दूसरा आप ले लेंगे ग्रुप इंश्योरेंस, इसको भी जमा कर लेंगे। अब ये जो बी फंड है, ये अक्सर मैं कहता हूं कि ये जो फंड है ये आपको आपके अकाउंट से डिडक्शन तो होती है। ये बेसिकली यही होता है ना, जो आपके चिल्ड्रन को कुछ स्कॉलरशिप या इस तरह की फीस पे होती है तो वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते। वो जो पैसे हैं वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के जो बैंक अकाउंट है वहां पे जाते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है यहाँ पे मैं थोड़ा गलत भी हूं, लेकिन अगर कोई किसी जगह पे कोई इशू हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी करेक्शन भी कर सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आती, डायरेक्ट उस अदारे को पे की जाती है जहां पे आपके बच्चे एडमिशन लेते हैं, या क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड एक फंड है तो ये आपकी सैलरी में से डिडक्शन तो होती रहती है लेकिन आपको पैसे नहीं मिलते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेनिफिट भी आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो डायरेक्ट किनको मिलेगा, बच्चों को, या जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में उनके नाम पे ये फीस पे हो जाएगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूं, लेकिन मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा कि जहां पे ये जो पैसे हैं आपके अकाउंट में आए। इसी वजह से ये जो अमाउंट डिडक्शन हो रही है, इसी वजह से इसको मैं
जो रेंट रेट एंड टैक्सेस है वहां पे रिपोर्ट कर रहा हूं, या आप अदर एक्सपेंसेस में इसको रिपोर्ट कर दें, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो यहाँ पे पॉइंट इसी वजह से मैंने जो है इसको रेंट रेट एंड टैक्सेस में रिपोर्ट किया है। अब जो प्रोविडेंट फंड है ये जो 1,40,000, इसको आपने रेंट रेट एंड टैक्सेस में रिपोर्ट नहीं करना, इसको हम एसेट में रिपोर्ट करेंगे। ये भी अभी हम सेपरेट स्टडी करते हैं। अब टोटल जो आपका इनफ्लो था वो 2.9 मिलियन का था, यानी कि जो आपने पैसे कमाए, आपके डिडक्शन या खर्चे कितने हो गए 16,87,000 के। तो अब आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये जो अमाउंट ऊपर वाली है 6.2, इसको आप जमा करेंगे, इसको भी जमा करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो आपका बैलेंस क्या आ जाएगा 7.5 मिलियन। मतलब आपने इस साल में भी कुछ पैसे बचाए हैं जो ओपनिंग बैलेंस में जमा हो जाएंगे, तो ये आपके पास कैश आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, हम आईआरएस के ऊपर उसकी जाके रिपोर्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप एम्प्लॉयमेंट के टैब में जाएंगे, उसके बाद सैलरी का जो हेड है वहां पे चले जाएंगे। वहां पे जाके जो अमाउंट है मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं, तो ये अमाउंट आपने कॉपी करनी है और यहाँ पे लाके आप इसको पेस्ट कर दें, कैलकुलेट पे प्रेस कर दें। जैसे ही अमाउंट पेस्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगा। कंप्यूटेशन में जब आप आए तो वो कहेगा जी आपका टैक्स बनता है 2,94,038, तो आपका तकरीबन इतना ही टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स में जाएंगे और विदहोल्डिंग टैक्स में जाके ये अमाउंट पहले आ रही है, इसको मैं टेम्परेरी डिलीट करता हूं क्योंकि और भी एडवांस टैक्सेस आ रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करने देगा कि आप अमाउंट पंच करें। उसी वजह से आप क्या करेंगे, सैलरी के अंदर ही टैक्स डिडक्शन में जाएंगे, एडजस्टेबल में जाएंगे और यहाँ पे जाके एक अमाउंट लिख देंगे जो कि ये अमाउंट बनती है 2,94,000, यानी कि आपकी 2.9 मिलियन 29 लाख की सैलरी थी, ये आपका टैक्स कटा हुआ था। अब आप जाएंगे विदहोल्डिंग में तो यहाँ पे अमाउंट भी आपके पास यहाँ पे अपीयर हो रही होगी कि विदहोल्डिंग की अमाउंट उधर से आई है। अब आप जाएंगे वेल्थ में जाके आप पर्सनल एसेट में चले जाएं। पर्सनल एसेट में जब आप जाएंगे तो आपका इस साल जो प्रोविडेंट फंड है उसकी वैल्यू बनती है 1,40,000। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन ये होगा कि जी मैं तो पहले भी टैक्स रिटर्न फाइल करता आ रहा हूं, आज मेरी पहली रिटर्न है तो मैं इसको कैसे शो करूं। तो ये बैलेंस हर साल जमा होता जाएगा। जैसे 1,40,000 है इस साल है तो अगले साल फिर इतनी ही कंट्रीब्यूशन होगी, तो आपका ये बैलेंस बढ़ता जाता है। तो आपकी कंट्रीब्यूशन क्योंकि सैलरी से डिडक्ट हो रही है तो सैलरी में ऐड भी होती, ये टैक्स रिटर्न में ऐड भी होती जाएगी। जब आपको एंड पे जाके जीपी बैलेंस मिलेगा तो उसमें 3 तरह के पार्ट होते हैं। एक वो जो आपकी सैलरी से अमाउंट कटी हुई है, एक वो जो गवर्नमेंट ने आपके बिहाफ पे ऐड की है, एक वो जो दोनों अमाउंट को जमा करने के बाद एक प्रॉफिट आया, तो एक टोटल बैलेंस आपका आ जाएगा जो कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको मिल जाएगा। अब जो बैलेंस आपको आज मिलना ही नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन का भी आपको नहीं पता, प्रॉफिट का भी नहीं पता, तो वो आप अपनी टैक्स रिटर्न में कैसे शो कर सकते हैं। आप अपनी टैक्स रिटर्न में वही बैलेंस शो कर सकते हैं जिसपे आपको अवेलेबिलिटी है, जो आपकी डिडक्शन हुई है, जो इंश्योर है कि ये आपका बैलेंस है, डिडक्शन हुई है। ये अमाउंट भी आप शो नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। हाँ, जब आपको पैसे मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आपको 2 मिलियन मिलता है 20 लाख, तो इसके 3 पोर्शन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 लाख इसका आपका अपना है और 5 लाख ही गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन की है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी 10 लाख जो है वो इसको वो प्रॉफिट आया, तो आपको टोटल 20 लाख मिल गया। अब ये अमाउंट आपकी टैक्स रिटर्न में होगी, आप जब पैसे मिलेंगे वहां से डिलीट कर देंगे वो अमाउंट, और ये अमाउंट आप क्या करेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट में टोटल जो है 2 मिलियन ऐड कर देंगे। उसमें से ब्रेकअप क्या होगा कि 15 लाख गवर्नमेंट की तरफ से आया, 5 लाख आपका अपना है। वो 5 लाख आपका चलते चलते एट द एंड ये जो अमाउंट हर साल जमा होती जाएगी, तो ये अमाउंट क्या करेगी, यहाँ पे आके एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी जो कि 5 लाख होगी। अब ओपनिंग बैलेंस अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ना लिखें, मत लिखें। दूसरी इसकी सेफर साइड ये होती है कि अगर आज आप पहली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप अज्यूम कर लें कि पिछले 2, 3, 4 सालों में आपकी 3 रिडक्शन हुई है और आपका जीपी फंड जो है इतना बनता है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप ऑफिस से भी कंफर्म कर सकते हैं कि जी मेरा जीपी फंड कितना है, उसमें वो टोटल आपको बताएंगे। तो आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे वो बताएं जो मेरी डिडक्शन है, वो भी आपको एक स्लिप मिल जाती है, वो बैलेंस जो आपका कटा हुआ है वो आप ओपनिंग में वो ऐड कर दें। अदरवाइज आप पिछले 2-3 सालों की अमाउंट जमा करके ऐड करें और अगले सालों से उसको ठीक करना शुरू कर दें। एक ऑप्शन ये वाली है। दूसरी ऑप्शन है कि अगर पहली रिटर्न है तो जो स्लिप पे जीपी फंड का बैलेंस आ रहा है ना, वो सारे का सारा उठा के लिख दें। हालांकि उसमें ये 3 पोर्शन ऐड होंगे, लेकिन चूंकि अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो इस वजह से पहली बार आप वो यूज कर लें। ये रिकमेंडेड वे नहीं है, लेकिन आखिरी तरीके के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। वरना पिछले 4, 5, 10 सालों का जितना डाटा आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको याद है तो आप एक्चुअल बैलेंस लिखें,
अदरवाइज आप इजिली नहीं मिल सकता तो आप ये लिख सकते हैं। ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, आप उस रिटर्न में आते हैं वापस। तो यहाँ पे आके हम ये कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूं। और मैंने चूंकि अब क्या करना है कि 1,40,000 जो ये कटा हुआ है पीएफ फंड वो ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एनी अदर एसेट में जाऊंगा, यहाँ पे जीपी जो फंड है वो मैं लिख दूंगा। जीपी जो फंड है ये मैं लिखता हूं कि जी एज ऑन जून 2026, अगले साल जाएंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लें, ये जो अमाउंट है 1,40,000 ये कॉपी कर लें और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दें। तो ये अमाउंट आपकी ऐड हो जाएगी। अगले साल इसको आप 2027 करेंगे तो ये अमाउंट 1,40,000 की बजाय मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि अगले साल की डिडक्शन भी यहाँ पे आ चुकी होगी। अब आपका जो इस रिटर्न के मुताबिक कैश बनता है, हम ये जूम करते हैं कि सारे का सारा कैश इन हैंड है, बैंक में कोई बैलेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे एसेट में आएंगे और एसेट में आके क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लें। अगर आपका बैंक बैलेंस भी है तो फिर आप बैंक भी ऐड करेंगे। ये भी हो सकता है कि 75 लाख में से 5 लाख बैंक में पड़ा हो, बाकी आपके पास कैश हो, तो फिर आपने उसी तरीके से बैंक के जो पैसे हैं वो बैंक में ऐड करने हैं, कैश के पैसे कैश में ऐड करने हैं। तो ये मैंने टोटल अज्यूम कर लिया कि कैश ही है, तो ये अमाउंट वहां पे आ गया। अब यहाँ पे हमने सारे एसेट जो है अपने ऐड कर लिए। अब और हम अज्यूम करते हैं कि बाकी जो भी इनकी प्रॉपर्टी है कुछ भी है उसमें कोई चेंज नहीं है। अब आप आ जाए रिकंसिलेशन में। जब रिकंसिलेशन में आप आते हैं तो ये अमाउंट ऑटो उठा लेगा सैलरी के पोर्शन से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमने ये एक्सपेंसेस ऐड करने हैं जिसमें टैक्स भी है, पर्सनल एक्सपेंसेस भी है। तो अब आप यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करें और हम बाकी जो भी आपके रेलिवेंट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं अज्यूम करता हूँ कि अदर एक्सपेंसेस हैं और रेंट रेट एंड टैक्सेस है। तो यहाँ पे आके मैंने अदर एक्सपेंस में जो मेरी अमाउंट है वो उठाऊंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। रेंट रेट एंड टैक्सेस में ये जो अमाउंट है ये मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ये अमाउंट कैसे आई थी, इनकम टैक्स है, ग्रुप इंश्योरेंस है, बी फंड है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैं ऐसे ही फाइल करता हूं। अगर आपकी कोई और अंडरस्टैंडिंग हो बी फंड के ऊपर तो आप लाजमी सजेस्ट करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि मेरी भी करेक्शन हो सके। अब ये आप इसको इस तरह क्लिक करें और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बैलेंस आपके पास यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड 0 आना चाहिए। ये बैलेंस 0 होना चाहिए। जब ये बैलेंस 0 होगा तो इसके मतलब आपकी सारी चीजें ठीक हैं, आपने सही तरीके से रिपोर्ट कर दी है। उसके बाद आप इसको सेव करें और उसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक कर दें तो आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। इस तरीके से मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आपने अपना डाटा बना लेना है। ये डाटा आपको ना सिर्फ अभी काम आएगा, फ्यूचर में भी काम आएगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी होगा कि आपने जो टैक्स रिटर्न है वो सही तरीके से फाइल की हुई है। ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर एक झटका सिस्टम है, जुगाड़ है, वो लगाएंगे, कल को नोटिस आएगा, कोई भी मसला होगा तो वो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या किया हुआ है। एक फाइल बना लें, उसको सेव कर लें और उसको अपने रिकॉर्ड में भी रखें, फ्यूचर के लिए भी यूज करें। सिंपल तरीका है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस क्या था, इन क्या हुआ किसी भी फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, आउट क्या हुआ और क्लोजिंग ये होना चाहिए। उसके बाद यहां से उठाना है बैलेंस और आईआरएस में रिपोर्ट कर देना है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्निकल चीजें हैं, फिर तजर्बा मत करें, फिर गलती होगी, क्योंकि इस साल काफी चीजें चेंज हुई हैं, कैपिटल गेन भी आ चुके हैं, वो भी ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। फिर आप किसी की सर्विसेज हासिल करें, फिर इस तरह तजर्बे करके रिटर्न फाइल मत करें, फिर गलती हो सकती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।